चलिए नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे एक बार पुनः से बहुत-बहुत स्वागत है। आज का ये सत्र बहुत खास है, इसमें हम सभी इंटरव्यू एक्सपीरियंस सत्र को भी देखेंगे, सुनेंगे लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी लूप होल निकल के नज़र आई है, जिसे हम ब्लंडर मिस्टेक कहेंगे, जो कि अब तक मैंने वो मिस्टेक नहीं देखा था आयोग की तरफ से। बहुत सारे मिस्टेक नज़र आए मुझे और इस पर हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे वीडियो भी बहुत अपलोड किया गया। लेकिन बाद में कहीं न कहीं आयोग के द्वारा उस पर कोरिजेंडम निकाल कर के सुधार कर दिया गया या फिर कुछ न कुछ चीज़ें करके उसमें सुधार कर दी गई। नहीं तो फिर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ नज़र आ गई जिसके द्वारा मैं कहीं न कहीं संतुष्ट रहा और मुझे लगा कि नहीं चलो आयोग मिला-जुला कर सब सही ही कर रही है। लेकिन अभी एक ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जो कि एक आई ओपनिंग है और आने वाले सभी विषय के लिए। आप ध्यान से सुन लें, सभी विषय के लिए, चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी विषय के लिए। ऐसी क्या बातें हैं? देखिए, एक प्रमुख रूप से ये बातें निकल के आई हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ी देर ही बाद आप सभी इंटरव्यू एक्सपीरियंस सत्र यहाँ पे सुनेंगे। किस विषय का? साहित्य विषय का। साहित्य विषय का क्यों? क्योंकि साहित्य विषय एक बहुत खास सब्जेक्ट है। ये लूप होल्स इसी में नज़र आए हैं। इसमें आपको 1 दिन में रिज़ल्ट प्रकाशित होता है और उसी दिन इंटरव्यू होता है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ख़ास है, लेकिन इसमें क्या ऐसा लूप होल था? कौन-सी ऐसी बातें थी जिस ओर मैं आपको इशारा कर रहा हूँ? पहली बात, इसमें एक कोरिजेंडम जारी किया जाता है साहित्य विषय में। वो कोरिजेंडम क्या होता है? एक अभ्यर्थी हैं जिनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया रहता है और इंटरव्यू कॉल नहीं आने के बाद उनको अचानक से यहाँ पे एक कोरिजेंडम ये 5/6/2024 को जारी किया जाता है। 5/6/2024 और उसमें लिखा क्या रहता है कि मूल आवेदन के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र में क्रीमी लेयर अंतर्गत नहीं आने का प्रमाण पत्र रहने के आधार पर आरक्षित कोटि में आवेदन स्वीकृत। सबसे पहली बात, जो एनसीएल नहीं दे रहे थे, उन्हें अनारक्षित वर्ग में डाल दिया जा रहा था। किन्हें? जो एनसीएल नहीं दे रहे थे। तो ऐसा क्या था कि इन अभ्यर्थियों द्वारा अगर एनसीएल आवेदन के समय नहीं दिया गया था, तो फिर ऐसा क्यों लिख रहा है कि इन्हें आरक्षित वर्ग में डाला जा रहा है? आरक्षित वर्ग मतलब जिस कैटेगरी में वो थे, एनसीएल का तात्पर्य सीधा स्पष्ट है कि या तो वो बीसी में रहे होंगे, नहीं तो ईबीसी में रहे होंगे। तो फिर एनसीएल नहीं था, तो फिर इन्हें कैसे इसमें डाल दिया गया? इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न भी पूछे कि सर ये कैसा कोरिजेंडम है? आयोग के द्वारा लाया गया है कि इसमें एनसीएल नहीं है, लेकिन इसको आरक्षित वर्ग में डाला गया है। तो वास्तव में ये अभ्यर्थी इत्तेफ़ाक से मुझसे मेरे संपर्क में आए, जिनका नाम नीरज सर है और लंबे समय से हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को सुन रहे हैं और उन्होंने बाद में मुझे बताया कि आपसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें अनुभव ली हैं, सीखी हैं और कहीं न कहीं प्रेरणा मिली है। मैं ये सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझसे प्रेरणा पाई और थोड़ी देर में उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी हम सुनेंगे। लेकिन जब मैंने उनसे ये पूछा कि सर ये क्या है? ये किस किस तरह का कोरिजेंडम है? तब उन्होंने जो अपनी आप बीती बताई, इसके बाद तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो आप बीती ये थी कि इन्होंने फॉर्म अप्लाई करते समय एनसीएल लगाया हुआ था। फॉर्म अप्लाई करते समय एनसीएल लगाया हुआ था। आवेदन में एनसीएल विज़िबल भी था। लेकिन आयोग ने इन्हें यह कह के एनसीएल नहीं लगाया छाँट दिया था छाँटा नहीं था, इन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया था, यह कहते हुए कि आपके द्वारा एनसीएल नहीं लगा हुआ है, अर्थात आप जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में ये चीज़ें आयोग के द्वारा कही जाती हैं। ठीक है? लेकिन इन्होंने तो चूँकि एनसीएल लगा रखा था, तो जब एनसीएल लगा रखा था, तो जो भी अभ्यर्थी, जो भी दस्तावेज़ में लगा रखे होते हैं, यहाँ पर अगर वो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं, जो आप स्क्रीन पे विज़ुअल है, साइट पे जाएँगे तो यहाँ पे यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड डाल कर के कैप्चा कोड डालेंगे और साइन इन जैसे ही करेंगे, आपको सभी चीज़ें वहाँ पे नज़र आ जाएँगी कि आपने क्या-क्या, क्या-क्या अपलोड कर रखा है। तो फिर होता क्या है कि नीरज जी जाते हैं, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं, देखते हैं कि मैंने तो एनसीएल लगा रखा है। वो भी शॉकिंग रहते हैं कि जब एनसीएल लगा रखा है, तब फिर आयोग कैसे उन्हें प्रोविज़नली एलिजिबल करता है अनरिज़र्व कैटेगरी में। देखिए, यही जो दूसरा वाला आप कोटा लाइन देख रहे हैं, यही आयोग की तरफ से सेकंड लिस्ट में लिखा गया था। क्या लिखा गया था? कि प्रोविज़नली एलिजिबल अंडर अनरिज़र्व्ड बिकॉज़ एनसीएल सर्टिफिकेट इज़ नॉट अटैच्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आयोग कह रहा है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के संग एनसीएल लगाया ही नहीं है, जबकि अभ्यर्थी ने एनसीएल लगाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि अभ्यर्थी के पास इसके एविडेंस थे। एविडेंस क्या थे कि उन्होंने जब अभ्यर्थी यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड डाल करके जब अपना प्रोफ़ाइल खोलते हैं, तो वहाँ पे सभी चीज़ें दिखती हैं कि आपने क्या-क्या लगा रखा है। अभ्यर्थी के पास एक ठोस सबूत था, दस्तावेज़ था कि मैंने लगा रखा है। ये आयोग को मेल करते हैं। आयोग को बहुत सारे चिट्ठी भेजते हैं, आयोग को मेल करते हैं।
आयोग से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इनके पास एथिकल ग्राउंड भी था। आखिरकार आयोग इस चीज़ को समझता है और फिर इनके लिए एक अलग से कोरिजेंडम निकालता है और उस कोरिजेंडम में क्या कहता है कि आप प्रोविज़नली एलिजिबल हैं आरक्षित वर्ग में। यानी कि आयोग को ये चीज़ें स्पष्ट नज़र नहीं आ रही थी कि इन्होंने एनसीएल नहीं लगाया है और बाद में जब इन्होंने अपना क्लेम किया, तो आयोग को ये चीज़ें नज़र आने लगी। यह केस केवल इनके विषय में नहीं रहा। अभी आप शायद अवगत नहीं होंगे, फिलॉसफी विषय के भी एक अभ्यर्थी द्वारा कोर्ट केस किया गया है। चूँकि नीरज जी सौभाग्यशाली थे, सौभाग्यशाली तो ख़ैर मैं क्या ही कहूँगा, उनके संघर्ष को मैं जानता हूँ। उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया, वो सारे एविडेंसेस प्रस्तुत किए, तब जाकर के आयोग ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ, आपने आवेदन के संग एनसीएल लगाए थे। यह हमारी ही चूक है और आपको एनसीएल कैटेगरी में यानी बीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी में पुनः से स्वीकृत करते हैं। नीरज जी चूँकि बीसी कैटेगरी में हैं, तो उनका चयन पुनः से बीसी कैटेगरी के लिए इंटरव्यू के लिए आता है। सौभाग्यशाली हैं कि वो इंटरव्यू देते हैं और देखिए उनका रिजल्ट भी हो जाता है। सोचिए जो अनरिजर्व कैटेगरी में जिन्हें डाल दिया गया था, वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं और वो इंटरव्यू देते हैं और उनका रिजल्ट आ जाता है। यह कहानी अकेले नीरज जी की नहीं है। एक दूसरा नीरज भी ऐसा है जो कि फिलॉसफी विषय का है। उनका नाम नीरज नहीं है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। फिलॉसफी विषय में भी अभी एक कोर्ट केस चल रहा है। अभी फिलॉसफी विषय के रिजल्ट बड़े दिन बाद जारी किए गए हैं, उसमें थोड़ा-सा रोक लगा दिया गया था। कहीं न कहीं वही कोर्ट केस था। फिलॉसफी विषय में भी सेम इसी तरह के मैटर हैं। अभ्यर्थी द्वारा एनसीएल लगाया गया है आवेदन पत्र में और आयोग क्या कह रहा है कि नहीं आपने एनसीएल नहीं लगाया है, इसलिए आपको अनरिजर्व कैटेगरी में डाला जा रहा है। उसको तो आयोग ने स्वीकार नहीं किया, आखिरकार वो अभी कोर्ट केस किए हुए हैं। अभी उनका केस चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि वो ऑर्डर आ गया है और चीज़ें स्पष्ट हो गई। अभी उनका केस चल रहा है, शायद नेक्स्ट डेट उनका 20 जुलाई है शायद। तो इस तरह के मिस्टेक किए जा रहे हैं कि आपने फॉर्म अप्लाई किया और आयोग को कह रहा क्या रहा है कि आपको उन्हें दिख ही नहीं रहा है, एनसीएल लगाया ही नहीं है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि आपने 5 रिसर्च पेपर लगाए हों और आयोग कहे कि आयोग को वो भी नज़र ना आए, 4 ही रिसर्च पेपर नज़र आए। हो सकता है आपने 3 लगाए हों, आयोग को 2 रिसर्च पेपर नज़र आए। जब एनसीएल लगा हुआ आयोग को नहीं दिख रहा है, तो ऐसी क्यों ना हम कह सकते हैं, ऐसा हम क्यों ना कहें कि आयोग को आपके रिसर्च पेपर भी कम नज़र आएँ? आपने 5 लगाए थे, कम नज़र आए। इसलिए इसलिए जो अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जा रहे हैं कि यार सर मेरा चयन नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा लोग तो मुझसे संपर्क भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों को मेरी यही सलाह है कि आप लोग जिनका चयन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप आरटीआई करें। आरटीआई कैसे किया जाता है इसके रिलेटेड ऑलरेडी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। बड़े ही क्लियर तरीके से हेलो मैंने सर। बड़े ही क्लियर तरीके से मैंने बताया कि आरटीआई कैसे किया जाता है। तो आप वहाँ से आरटीआई करेंगे, उससे आपको सूचनाएँ प्राप्त होंगी कि आयोग ने आपके कितने रिसर्च पेपर माने हैं, अन्यथा नहीं माने हैं। रिसर्च पेपर के संदर्भ में। बाकी अगर एनसीएल वाला इश्यू है कि आपने भी एनसीएल लगाया और आयोग नहीं मान रहा है, तब तो आप त्वरित आयोग को ईमेल करें, आयोग को चिट्ठी भेजें, आयोग को पत्र भेजें, वगैरह-वगैरह। तो बाकी अन्य भी आपके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, उस प्रश्न को आखिर में लेंगे चूँकि आज हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे एक अच्छी खासी महफ़िल जुटी हुई है, यहाँ पर लगभग 100 लोग जुड़े हुए हैं। तो यही चीज़ें आपको आज मुझे बतानी थी। ये चीज़ें आपके भी संग हो सकता है, इस तरह का हादसा आपके भी संग हो सकता है। तो इसलिए आप सजग रहें और अगर इस तरह की कोई चीज़ें आपको दिखती हैं, जिसमें ये चीज़ें सामने आती हैं कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया, एनसीएल नहीं है, तो ऐसे केस में आप आयोग से ज़रूर संपर्क करें, आयोग को पत्र भेजें, आयोग को ईमेल वगैरह भेजें, अगर इस तरह की घटना आपके संग होती है तो। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिस अभ्यर्थी की हम चर्चा कर रहे थे, जिनका आपको यहाँ पे मैंने जिसके बारे में डिस्क्लेमर दिखाया, किस तरह से वो अनरिजर्व कैटेगरी में भेज दिए गए थे आयोग के द्वारा, लेकिन फाइनली वो अपनी लड़ाई लड़ करके और यहाँ पर अपनी कैटेगरी को हासिल करते हैं और वो साक्षात्कार देने जाते हैं और इतने सौभाग्यशाली वो हैं कि साक्षात्कार दे करके अभी सफर में है, रास्ते में है, तब तक उन्हें मैसेज आता है कि उनका रिजल्ट आ गया है। तो ये तो मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि उनका रिजल्ट आ गया है क्योंकि वो उनके संघर्ष की लड़ाई थी और वो किस हद तक लड़े हैं वो मैं जानता हूँ क्योंकि पर्सनली वो मेरे कांटेक्ट में रहे हैं। तो नीरज सर, आपका हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का जी सर। बहुत-बहुत स्वागत है। आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को सुनने के लिए जी हम भी सर। बहुत उतावले हुए जा रहे हैं। तो आपका जी सर। बहुत-बहुत स्वागत है सर। आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी सर। जी सर, अच्छे हैं सर। सभी को प्रणाम सर। जी, जी। आपके सब आपके जी। प्रणाम को स्वीकृत करते हैं और सभी की तरफ से आपको भी अभिवादन सर।
नीरज सर, जी ये सर। सेगमेंट बहुत लंबा ना चला जाए, इसलिए हम कोशिश करेंगे क्या, यहाँ पर 1 टू 1 करके जी जो सर, भी। जी, जी। जो संभावित। जी सर, शॉर्टकट में। जी, जी, जी। तो जी ये बताएँ सर सर एक जी, जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर बोला जाए। हाँ, ये कह रहे थे नीरज सर कि अभ्यर्थी तो सभी, चूँकि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बिल्कुल सभी चीज़ें बता दी गई हैं कि कैसे-कैसे पेपर वहाँ पे लगते हैं और कैसे-कैसे आपके इंटरव्यू होते हैं वगैरह-वगैरह। तो हम की जी पॉइंट जी मूल जी। रूप से सर जानना चाहेंगे, ठीक है? ताकि सभी को सहूलियत हो। तो पहली की पॉइंट ये सर, लगभग कितना देर साक्षात्कार चला आपका? सर मेरा 16 से 17 मिनट लगभग चला। ओके। कैसा संतुष्टि भाव रहा साक्षात्कार से जब बाहर निकले? सैटिस्फाइड थे? जी सर, एक्चुअली क्या था, थीसिस से संबंधित जो है सो पूछी गई थी। तो उसमें थीसिस से संबंधित जो था पूछा गया, उसका हम जवाब दिए, हम उससे संतुष्ट थे जो हो जाएगा। अच्छा, और अलग से क्या विषय से भी कोई क्लास वगैरह करने के लिए कहा गया? कोई टॉपिक पे पढ़ाने के नहीं लिए? सर, वो थीसिस थीसिस से संबंधित थे, अदर जो है कालिदास से, रघुवंश महाकाव्य से। इससे एक्चुअली जो हमारा टॉपिक था, रामायण एवं महाभारत में वर्णित आधुनिक लोक जीवन के परिप्रेक्ष्य में एक समीक्षात्मक अध्ययन, यह मेरा थीसिस का टॉपिक था। तो रामायण से संबंधित और महाभारत से संबंधित प्रश्न पूछा गया और उसका मैं जवाब दिया। लास्ट में कुछ जो है सौ श्लोक वगैरह सुने, जो जनमानस के लिए क्या अच्छे हैं नहीं है इस संबंध में। और एक्चुअली ये जो है 16 से 17 मिनट चली, और उसके बाद जो है सो बोले कि ये ठीक है, ठीक है। ओके। लेकिन अ, सर एक्चुअली कहने का तात्पर्य मेरा यह है, चूंकि जो हम शॉर्ट लिस्टेड 5 तारीख को जो हुए, उस पर आयोग की नजर थी, आखिर ये कैंडिडेट कैसा है, क्या इसमें कितनी प्रतिभा है, जो अपने अनछुपे हुए फॉर्म को प्रकाश में लाया, वो देखना चाह रहे थे। नहीं, प्रत्येक बिल्कुल। मेंबर एक्टिव थी हमारे प्रति सर, देख रहे थे, हम ऐसा अनुभव कर रहे थे। अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, वो तो है ही हम बिल्कुल, क्योंकि जी, आपके बारे हम में। भी सर महसूस कर रहे थे, हम भी सर महसूस कर रहे थे। एक्चुअली जो हमारा सर इंटरव्यू हुआ बोर्ड नंबर 3 में, तो वहाँ 3 में गए, जाने के बाद जो है सो वहाँ बैठे, बैठने के बाद फिर बुलाया गया, अंदर गए। अंदर जाने के बाद जो मान लीजिए यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के जो व्यक्ति थे, वो बार बार हमारे तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। समझे? हाँ, तो हम उनको कुछ नहीं बोले, फिर जो है सो बोले वो जो है सो एपीआई इसको आपकी डिटेल आवाज़ से रखते स्लो आ रही है, थोड़ा लाउड हैं, बोलें। बीए एमए। जी सर, वो आप। जो है सो प्रश्न पूछते गए। जी, जी। हेलो। हाँ, बोले सर जो है सो 3 व्यक्ति थे एक्सपर्ट, एक एक करके प्रश्न पूछते पूछते जा रहे थे, हम लोग जवाब देते जा रहे थे, जो समझ में आ रहा था। जो समझ में नहीं आ रहा था कुछ नहीं बोलते थे, चुप रहते थे। ऐसे करके सर 16 से 17 मिनट तक चली इंटरव्यू। उस हिसाब से जो है सो हम रास्ते में ही थे, वैसे तो आपसे बात हुई थी। वो जो हमें सुनाया गया। लेकिन सर कहने का तात्पर्य मेरा यह है सर, जो सभी कैंडिडेट को हमारे तरफ से सूचित है, जो सर अपना अपना यूजर आईडी पासवर्ड संभाल लें, खोज लें। और इतना ही नहीं, जो फॉर्म है, चूंकि 2020 की मामला है, अभी 24 चल रही है, 4 वर्ष हो गई, जहाँ है उसको खोज ले। क्योंकि जब कट ऑफ जारी करता है उस समय अपने यूजर वार्ड से और पासवर्ड से अपने फॉर्म को लॉगिन करके देख लें कि वस्तु स्थिति क्या है, और अपने कर्म के प्रति सजग रहें। क्योंकि सर जिस प्रकार से हमको मान लीजिए प्रोविजनल एलिजिबल फॉर जनरल कैंडिडेट में दे दिया गया था, वैसे तो आपसे सर संपर्क में थे ही, लेकिन अगर हम लड़ाई नहीं लड़ते तो हमको यह प्राप्ति नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये यही नहीं सर, अब तो ये भी प्रश्न उठता है ना कि जब एनसीएल आपने लगाया और उन्हें एनसीएल नहीं नज़र आया, तो फिर यह भी संभावना बन सकती है कि 5 रिसर्च पेपर मैं लगाया हूँ, 5 में से उनको 4 ही नज़र आए, 3 ही नज़र आए। तो जी जी जी। अब तो जी जी, जो तो उसके असफल। लिए सर हम आगे, सर उसके लिए सर हम जो है आवेदन को विजिट किए, जो दिए थे ना ऑनलाइन, ऑफलाइन जो दिए थे, तो एक कॉपी हम हार्ड कॉपी रखे थे, उसको हम मिलाए, जो देखे कि डाउनलोडेड है कि नहीं है। उन बिंदुओं को हमने हाईलाइट करके आयोग को मेल किया, और वहां गए और वहां रजिस्ट्री किए। इतना ही नहीं, वहां जाने पर उनके बाद वहां फोन कॉल से बात कराई जाती थी वहां आयोग के मेंबर से। उनको हम ये समस्या बोले, वो बोले ठीक है, अब तो कुछ होने वाला नहीं है बेटा, ऐसा करो, जो तुम्हें कहना है वो आवेदन दे करके कहो। हम बोले ठीक है सर। वहाँ हम लगातार 3 से 4 रोज कैंपनिंग किए पटना में।
जी, और हमेशा आयोग से संपर्क साधे। उसके बाद जो है से कोर्ट भी लास्ट में हम गए, वायस्ट हो गए थे, चूंकि हम एलिजिबल थे, हमको नॉन एलिजिबल कर दिया। हम लास्ट में इतना तक भी थे। उसके बाद तो आपके संपर्क में है ही है सर। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है सर, सभी कैंडिडेट को सजग रहना चाहिए अपने 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 कर्म लक्ष्य की ओर। मान लीजिए जिस प्रकार से हमें सर दिए थे, हमें बोला गया जो आप दिए ही नहीं, समस्या ये थी सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, सर तो उसको जी, जी। एक चीज़ और जी सर बताएँ, बोला दीजिए। आपके भी पैनल में वही 3 एक्सपर्ट मेंबर थे और एक आयोग के अध्यक्ष थे, राइट? जी जी सर, मेरे में भी 3 थे और एक आयोग के जो है सो मेंबर थे। ओके, तो ये एक तरह से जनरलाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि मैं लगभग जितने भी विषय के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुने, तो उसमें सबका यही कहना था कि इंटरव्यू में 4 लोग रह रहे हैं। 3 एक्सपर्ट मेंबर और 1 आयोग के अध्यक्ष रह रहे हैं, यानी 4 लोग सभी बोर्ड में रह रहे हैं। जी। जी सर, ओ हम लोग तो वही देखे 4 ही सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और सर आपको कोई ऐसा जाते समय कोई क्लू साइन दिए कि जिससे लग रहा है कि नहीं तुम्हारा तो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं सर, नहीं एक्चुअली क्या है सर, मान लीजिए हम जो है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट था उसका लिस्ट जो निकाले हुआ था सर, वो 75 का। तो उसमें जो है मेरा कॉलम एक लास्ट में जोड़ा गया, मेरा 4 नंबर टेबल था। तब वहाँ हम गए काउंसलिंग के लिए, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर कर रहे थे, तो वो बोले जो ऐसा है, जो आप जो एनसीए लगाए हैं इसमें ये कॉलम कहाँ इंडिकेट है। तो मैंने उनको पढ़ाया, सर देखिए ये क्रमिक प्रशासन विभाग भारत सरकार के 1993 के अधिसूचना इतना में है, ये क्रिमिनल के अंतर्गत नहीं आते हैं। सर हम बोले कि देखिए सर इसको अच्छे से पढ़िए, नहीं तो आप कैंडिडेट को गला दबा दीजिएगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसको अच्छे से पढ़े। फिर जो है इतना ही नहीं, जब मूल भी दिए तो उसको भी फिर चश्मा 2 बार 3 बार उतारे फिर लगाए। आप फिर तो बोले नहीं नहीं ठीक है, एक एक लेकिन सर एक एक मान लीजिए सर्टिफिकेट को बड़ी बारीकी से मिलाते हैं, उनका जो कर्तव्य है सो करते हैं, होना ही चाहिए। लेकिन सर सर ये जो आपका है सो एपीआई स्कोर कितना था लगभग? वैसे तो आपको नहीं ही पता होगा रिसर्च पेपर में कितना माना है, नहीं माना है। लेकिन एक चीज़ और है कि वैसे सर एक चीज़ और है कि ये हिंदी विषय के बाद के जितने भी सब्जेक्ट की स्क्रूटनी हो रही है, उसमें आयोग की तरफ से रिसर्च पेपर पर नंबर नहीं काटे जा रहे हैं, जब तक कि अभ्यर्थी द्वारा ना गलती किया जाए। हाँ, वो अलग बात है जैसे कि नहीं ये वाली बातें नज़र आई कि देख कर के भी अनदेखा कर देना या फिर नहीं दिखना, ये तो अलग ही केस है। अन्यथा नंबर नहीं काटे जा रहे हैं, तो रिसर्च पेपर को तो हम मान लेते हैं और पीएचडी वगैरह, नेट वगैरह भी था सर आपका? नहीं सर, ओनली फॉर पीएचडी था। ओके। सर 4 जो है सो पब्लिकेशन कराए हुए थे। जी, जी। उस हिसाब से मेरा सर 76 एपीआई स्कोर बनता था। लेकिन रिसर्च पेपर का जो है ना सर नंबर काट लिया गया, इसीलिए हमको जो है सो अथी कर दिया गया, उसमें से आउट कर दिया। नहीं तो वो चीज़ें तो आपको नहीं पता होंगी ना, रिसर्च पेपर आप जैसा कि कह रहे हैं रिसर्च पेपर का नंबर काट लिया, वो तो आपको अभी पता ही नहीं लेकिन होगी। सर चूंकि चूंकि सर इसीलिए हम कह रहे हैं, जो मेरा एपीआई अप्रोक्सली 76 बनता था। जी। मान लीजिए काट लिया गया, इसीलिए ना हमको उसमें से आउट कर दिया गया सर। इसलिए हम समझते हैं क्योंकि उनका जो कट ऑफ था जनरल 76, मेरा आईपीएस 76 बनता था, उसमें से नहीं तो हटा सर दिया गया तो मेरा 76 कैसे मैं होगा? आपका 74 होगा ना? 76 तो उनका होता है जो एमए फर्स्ट डिवीजन हो, बीए फर्स्ट डिवीजन हो, पीएचडी और 5 रिसर्च पेपर हो। 4 रिसर्च पेपर पे तो जी सर, 70। मेरा सर जो है ना थ्रू आउट इंटर छोड़ करके बीए से लेकर के पीजी तक सब में 70। ओके, आपकी आवाज़ कट रही है। जी, जी। जी सर, तो उसमें सर ओके नीरज सर, था जो आपकी आवाज़ होगा, कट अगर रही मान है। लीजिए कभी जी, जी। जी ओके, तो जी सर। फाइनली नीरज सर और कुछ अभ्यर्थियों के लिए आपकी तरफ से कोई सुझाव ऐसा हो? क्योंकि बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैंड रेज़ किए हैं, सबके सर अपने-अपने है। प्रश्न हैं, तो हम उनके प्रश्नों को भी लेंगे। और कोई सुझाव ऐसा सर? जी सर, जी, जी सर, ये है जो सभी कैंडिडेट ने और में यूजर सॉरी नीरज सर, आपकी आवाज़ जब ब्रेक भी हो रही है। कार्य करता है। हेलो। जी, जी सर, कहिए, हाँ, कहिए। हेलो।